बहुत सारे सर एक्टर हैं अभी भी जो स्टार्टिंग में जब आते हैं एक दो सीरियल करते हैं फिर बोलते हैं कि अब नहीं, कुछ अच्छा काम मिल जाता है फिर अब नहीं, अब हमें नहीं करना। मतलब टेलीविजन कोई स्टेपिंग स्टोन नहीं है दोस्त, लेकिन उस बेशक अगर आप बिगर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो इस बेसिक को भूलने की जरूरत नहीं है। जब आप नए आए थे तब आपको स्टेज पे खड़े रहने की तमीज नहीं थी। स्टेज आपको खड़े रहने की तमीज सिखाता है। जिसको 2 लाइनें याद नहीं होती थी उसको 50 पेज याद करने की तमीज सिखाता है। उसके बाद अब आप आते हैं डेली सोप पे जो काम चल रहा है, तो वो मानसिकता कि आप 50 जिसने 50 पेज याद कर लिया है उसके लिए 2 पेज याद करना आसान है। और ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही आपको शांत कर देता है। ग्रेजुएट होने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद किंडरगार्टन को गाली तो नहीं दे सकता ना। नहीं। नमस्ते सर, नमस्ते। वेलकम टू टाइमलेस टेल्स। थैंक यू सो मच शुक्रिया। फॉर हैविंग मी। बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। हाँ। सर, बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए हैं। क्योंकि आपने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे सब में काम किया। जी मैं थोड़ा सा आपके बचपन में जाना चाहूंगी, फिर आपकी जर्नी पे आएंगे। जी 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 बिल्कुल। तो प्लीज आप थोड़ा सा अपना बचपन का शेयर करें। बचपन, हम 7 भाई बहन, 7 भाई बहन में सबसे छोटा मैं, इसलिए थोड़ा लाडला। इसीलिए इस क्षेत्र में आने की सहूलियत मिली, जी जी क्योंकि बड़े भाई थे सब, हमारा एक छोटा सा बिजनेस था जी। और दोनों भाई उसी में पिताजी के साथ लगे हुए थे। अब उस बिजनेस में इतनी जगह नहीं थी भाई कि एक और बेटा आके अंदर उसमें, और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा हाँ इंटरेस्ट नहीं था, वो समझ में नहीं आता था। और फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं थिएटर की तरफ मुड़ गया। वो भी एक अलग ही कहानी। बचपन में हमारे घर के थोड़ी ही दूरी पर एक लाइब्रेरी थी जी। जिसमें शाम, हम सुबह से शाम तक पढ़ सकते थे, लेकिन 5 से 8 बजे वहाँ पर न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए खुला होता था वो। तो हमको वहाँ से निकलना पड़ता था। और फिर उन 3 घंटे के बाद हम फिर रात भर पढ़ते थे। वो कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे के बाद पेपर वाला समेट दिया जाता था और फिर हमारी लाइब्रेरी फिर से शुरू हो जाती थी। तो खैर ये तो रही जर्नी उस इस प्रोफेशन के करीब आने। जी जी जी। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा होने की वजह से लाडला तो था ही। मतलब मेरी बड़ी बहन ने, समझ लीजिए, मुझे माँ की तरह ही पाला है। और सब बड़े मुझसे, सब मतलब मिनिमम एज डिफरेंस होगा 10 साल। 10 से लेके आप ऊपर ओ 25 साल, ऐसा वाला जर्नी। तो मतलब मैं स्कूल में जाता भी नहीं था एक्चुअली। उस टाइम पे तो ये बसें वगैरह और बच्चे को बस आएगी और दफ्तर लगा के उसको छोड़ा जाएगा, ऐसा वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था भाई। बैलगाड़ी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं यहीं का हूँ, मलाड का। मलाड में एक जगह है सोमवार बाजार, मैं सोमवार बाजार की पैदाइश हूँ। आप राजस्थान से बिलोंग नहीं नहीं, मैं बॉम्बे से अच्छा, ओके। हाँ, पापा पार्टीशन के बाद यहाँ आ गए थे। अच्छा अच्छा। तो आज का जो आराम नगर है जी जी जी। वो रेफ्यूजी कैंप हुआ करता था। ओ। हाँ, आराम नगर नंबर 1 और नंबर 2। और वहाँ पर एक बस स्टॉप है, पिकनिक पॉइंट, जी। अगर आपको याद हो तो वो पिकनिक पॉइंट के सामने वाला, मतलब आराम नगर नंबर 2 में मेरे पिताजी का कुनबा था। करीब 40 45 50 लोग साथ में आए थे। फिर जैसे जैसे जिसको जिसको जो जो राह मिलती गई तो उनको एक मलाड में घर मिला। हम यहाँ आके बस गए। इसमें भी कम से कम 20 लोग थे। फिर जैसे 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 की राहें अलग होती गई और फिर हमारा परिवार वहाँ रहा। तो एक मंजिला मकान था जो खपरेल की छत, बंगलो टाइप, पुराने बंगले टाइप का। तो वो पिताजी को मिल गया। अब उसमें ऐसा था कि पीछे से हमारा एंट्रेंस था और मेन जो रोड था वो सामने की तरफ था। तो रो पीट के मैं जैसे तैसे मैं स्कूल के लिए तैयार होता था, जाता था, नीचे उतरता था और नीचे पानी का मीटर होता उस पर जाके बैठ जाता था।
सर और मेरी दीदी, मेरे को जाना ही पसंद नहीं था। अच्छा स्कूल ही में जा हाँ, तो वो जो वो सड़क की तरफ की जो खिड़की है उस पे दीदी खड़ी रहती थी, देखते रहती थी। आएगा आएगा, अरे राजू नहीं आया, अरे राजू बाहर कितनी है देखो, फिर पीछे घूम के जाके देखो तो चाचा बैठे हैं अपने मीटर के उसकी टंकी पे। ये हमारे बगल में ही बिल्कुल एक सलून था, जी तो वो बाहर से दीदी चिल्ला रही होगी तो उसने सुना होगा कल्लन चाचा ने, तो कल्लन चाचा सुने तो बोलता है राजू आपका बैठा है यहाँ पानी की टंकी पे। मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने पत्थर फटा के ठक करके मार दिया उसको, उसका कांच वांच टूट टाट गया। शिट। फिर और बड़ी अलग बात है वो। तो ऐसा था, मैं फिर मेरे लिए एक सिपाही लगाया गया, स्कूल का ही एक सिपाही मेरे लिए लगाया गया जो मुझे लेके जाए लेके जाए और लेकर छोड़ के जाए, तब मैं स्कूल जाता था। ऐसा था मैं। और स्कूल में सबसे बड़ी बात, धीरे 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 मतलब लेटर ऑन, एक कभी कभी फ्री पीरियड होता है स्कूल में, जी जी ठीक है, कोई टीचर नहीं है, टीचर नहीं आते। तो क्लास का मॉनिटर क्या करता है, वो उस पीरियड को भरने के लिए सबसे खड़ा कर करके रीडिंग करवाता है, हिंदी की, इंग्लिश की, भूगोल की, मतलब जो 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 उसका मन करेगा। और वो मेरा पक्का दोस्त, पक्का मतलब पक्का वाला दोस्त एकदम, उसका नाम है सुदर्शन चिल्का। अभी भी है वो। हाँ हाँ, आज भी दोस्त, आज भी मैसेज आए, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो मैं बोला सुदर्शन, यार मेरी हालत खराब होती है 50 लोगों के सामने, ऐसे पढ़ना, मतलब मैं पीछे में हटता था, मैं मेरे को मत खड़ा करियो यार तू, मैं नहीं करूँगा, एक बार मतलब देख के पढ़ना है, मैं वो भी नहीं पढ़ पाता था। और फिर मेरी और उसकी सेटिंग हो गई थी, तो वो क्योंकि 50 आधे घंटे का पीरियड है, तो 50 में से 50 लोगों का तो नंबर आएगा नहीं ना भाई, बिल्कुल 8 10 12 15 लोगों का आएगा, तो वो 15 में मेरा नाम नहीं होता था, ऐसा था मैं। और फिर कैसे जर्नी कहाँ चली वो फिर बात करेंगे उसके बारे में आके। थिएटर में फिर कैसे। थिएटर भी तो करिश्मा था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक लाइब्रेरी थी जहां हम पढ़ते थे, 5 से 8 हमारे को अलाउड नहीं था, तो हम क्या करते थे उस टाइम पे, मलाड स्टेशन पे, और जो ईस्ट और वेस्ट में जाने वाला एक पुल है, वो नया नया बना था, हाँ हाँ अब उधर हम सारे लौंडे लपाटे उधर अपना खड़े हो जाते थे कि पहली गाड़ी इधर से आएगी कि इधर से आएगी, ओ ये मस्तियां थी हमारी। हाँ फिर कर कुरा के अपना सब कुछ करके 7 साढ़े 7 बजे वहां से निकलते थे, घर जाते थे, खाना खाते थे, फिर लाइब्रेरी में वापस। तो हम में से एक लड़का, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, जी उसका नाम है नंदन पाटकर। ओ बोलता राजू चल ना एक काम करते हैं, तू अब 5 से 8 तो कुछ नहीं कर रहा ना, चल ना मेरा रिहर्सल है, थिएटर। चलेगा? मैं कहा हाँ चलूंगा। तो उधर ले गया मुझे, और वो जैसे डेस्टिनी कॉलिंग आता है चीज का, अब मुझे पता नहीं कौन सा क्या, यहीं मलाड में, चिंचोली में ये बंसी वड़ा पाव है उसके बगल में ही वो इंस्टीट्यूट था हमारा, प्रयोग मलाड, वो मेरा पहला स्कूल है इस क्षेत्र का। ओ अब वहां चला गया, वो अपना रिहर्सल कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, कर कुछ नहीं रहूँ मैं, बस 5 से 8 वहां, मतलब एक दिन ले गया, तो फिर मैं दूसरे दिन भी जाने लगा, तीसरे दिन भी जाने लगा, मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगने लगा, तो मैं जाता था। अच्छा वो था पूरा मराठी ग्रुप, तो मेरे को तो मतलब मेरी तो इच्छा, मतलब अंदर से भी कॉलिंग नहीं थी कि मैं कभी इसमें काम करूंगा, मैं तो टाइम पास के लिए जा रहा था। फिर धीरे धीरे मैं, वो हमारे जो मेरे पहले गुरु हैं रामकृष्ण गाडगिल जी, अभी उनका थोड़े दिन पहले देहांत हुआ, तो ना रिहर्सल चल रही है अपनी, और मैं धीरे धीरे पता नहीं, जैसे ब्रेक होता है तो हम बातें करते हैं, चाय पी रहे हैं, कटिंग पी रहे हैं, अमका हो रहा है तमका हो रहा है, उसमें मस्ती मस्ती में उनकी नकल करने लगा, इसकी नकल करने लगा, उसकी नकल करने लगा, तो क्या बैठ के ऑब्जर्व बहुत। ऑब्जर्व कर रहे थे। हाँ। हाँ, और फिर कोई भी ऐसा रेफरेंस में आता है तो वो आप उनकी नकल करके नहीं आगे बात कर लेते हैं, तो ऐसी बात करते वो बस वहीं तक था वो। जी फिर एक दिन गार्गिल सर मेरे पास आए, बोलता ये पकड़, स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट है और वो मराठी में है। मैंने कहा सर, तो बोले नहीं मराठी में नहीं करना है, हिंदी में करना है, और इसको तू ही ट्रांसलेट करेगा। और वो वन एक्ट ऐसा वन एक्ट था जिसके उस टाइम पर कम से कम प्रेमानंद गजवी का लिखा हुआ नाटक था घोड़ पर पानी, जिसके 1200 शो हुए थे, एक एकांकी के
क्या कि 1200 शो। अरे मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है नया। मैंने पढ़ा और फिर इसको ट्रांसलेट करके सर को दे दिया। तो बोले अभी काम भी तू ही करेगा। मैंने कहा सर नहीं, मेरे को नहीं होगा भाई, मेरे से मैंने कभी जिंदगी में, आप तो सुदर्शन चिल्का को, मैं रीडिंग में नहीं खड़ा होता था तो मैं काम कैसे करूँगा। वो तो मैं बैठा हूँ ना, तू कर, तूने ट्रांसलेट कर लिया ना, ये किया था तूने कभी नहीं किया था, तो कर ले, कर ले। अरे बाप रे बाप, मतलब वो कैसे वैसे करते कराते हो रहा था, मतलब हुआ नहीं था। हमारे इंस्टीट्यूट की एक सबसे बड़ी खासियत ये थी, प्रयोग मालाड की सबसे बड़ी खासियत थी कि हम टेरेस थिएटर करते थे। ओह, मतलब हर शनिवार या छुट्टी की पहली रात किसी भी सोसाइटी के टेरेस पे पहुंच जाते थे, 3 मोनोलॉग्स और 3 वन एक्ट का एक शो करते थे। कोई पैसा नहीं, एक डब्बा रख दिया जाता था, जिसको जो दान करना है वो दान करे। ऐसे पता नहीं कितने शोज हमने किए। तो वो जो एक आप बोलते हैं ना ट्रेनिंग कैसे पुख्ता होती जाती है आपकी, आप रोज जा रहे हैं, आप हर शनिवार को जा रहे हैं, आप फ्राइडे को जा रहे हैं क्योंकि शनिवार को छुट्टी है। इस तरह से करते करते वो अननोइंगली वो उस चीज कोर्स हो रहा था हाँ, मेरे साथ। मैं कोर्स में था और मुझे मालूम नहीं था, मैंने एमएसडी में एडमिशन जैसे ले ही लिया था। उसी तरह ट्रेनिंग हो रही है मेरी, 3 साल 2 साल 1 साल। अचानक से स्क्रिप्ट आई, पढ़, ट्रांसलेट कर, अब काम भी कर। और वो काम किया, काम मतलब 20 दिन की रिहर्सल किया। तो गाडगिल सर आते हैं और बोलते हैं कि बेटा अगर आज तूने अच्छा नहीं किया ना तो तेरी जगह मैं खड़ा हूँगा, कंपटीशन है हाँ बेटा। अरे मेरे को साला इधर लग गया एकदम बात। मैंने कहा 20 दिन पे आप बोल रहे हैं, आप 20 दिन के बाद, पहले बोलते तो मैं तो पहले ही बोल रहा था। अब मैंने 20 दिन कस के मेहनत किया है और आप अभी, फिर मेरे दिमाग भन्ना भन्ना जाता है ना, जैसे वही भन्ना है, और उसी में मैंने काम कर दिया। मतलब उस वो रिहर्सल पार लग गई। कहते बेटा इतना भी किया ना तो तू करेगा, चला गया। अच्छा, मेरे स्कूल के जितने भी दोस्त हैं, हम 7 लोगों का ग्रुप था, उसमें से 1 नंबर या 7 नंबर उन्हीं में से आता था। ओह, कभी ये सुनील पहला, तो कभी राजेंद्र दूसरा, तो कभी सुदर्शन चिल्का तीसरा, कभी चिल्का पहला। ऐसे ऐसे ही काम चलता था इसी 7 लोगों में। अब उनको सबको ये किस्सा मालूम था कि राजू की ये दिक्कत है। और जब उनको ये पता चला कि राजेंद्र चावला एक हिंदी नाटक में काम कर रहा है, वो सातों बाकी के 6 लोग 6 विंग में खड़े थे। ये कभी भी बेहोश हो सकता है, गिर सकता है, इसको कभी भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। उस परिस्थिति में वो नाटक हुआ। नाटक के बाद प्राइज मिला वाह, और पीछे से एक हाथ आया गाडगिल सर का। इतना खराब करने के बाद भी कभी कभी प्राइज मिलता है। सारा पानी उतार दिया उन्होंने। उस टाइम यंग, एकदम यंग थे ना, स्टिल नहीं कराना, हाँ। लड़कियां ये वो, अरे फार फार सुंदर, फॉर अच्छा, ये अमका तमका वो हवा, एक तो वैसे ही नया, और ऊपर से पहले ही प्रयास में आपको प्राइज मिल रहा है, तो हवा तो जाना लाजमी है। बिल्कुल। अब हवा चल चल जाती, उसके पहले ही उन्होंने गुब्बारा फोड़ दिया। और उसके बाद आज तक कभी वो गुब्बारा फूला ही नहीं पाया क्योंकि उसमें छेद है। मजेदार कहानी है। फिर कॉलेज में चला गया। कॉलेज में जाते जाते फिर पहले पीडी डालमिया कॉलेज है मलाड में, सुंदर नगर, पहले उसमें था। वहाँ पर एक प्रोफेसर थे हमारे काजी साहब, वो हमको डायरेक्ट करते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि डालमिया में नाटक होने बंद हो गए, कुछ हुआ होगा। तो मुझे किसी ने बताया कि चेन्नई कॉलेज अंधेरी ईस्ट में, वहाँ पर ड्रामेटिक एक्टिविटीज बहुत जोरदार है। तो उस बेसिस पर मुझे चेन्नई कॉलेज में एडमिशन मिला। तो उस समय लग गया था आपको कि अब नहीं, कुछ नहीं लगा था, बस इसमें मजा आता है, मजा आया था, बस। एंजॉय कर रहे थे हाँ, उस चीज को। वो पहले इसमें प्राइज मिल गया तो आपको चस्का लग जाता है ना, खून लग गया, अरे इधर भी प्राइज मिलेगा शायद। तो घर वालों की तरफ से कुछ? ना, कुछ छोटा था तो जिम्मेदारी थी ही नहीं। दोनों भाई बड़े थे, अपना मस्त लगे हुए थे, बिजनेस संभाल रहे थे, छोटे अभी तो पढ़ाई कर ही रहे थे। और ऐसा था कि हमारी कॉमर्स फैकल्टी थी, बगल में ही एमवीएलयू कॉलेज है जो साइंस एंड आर्ट की फैकल्टी है। जी। उसमें एक प्रोफेसर थी सुलभा आर्य जी, जो आज एक बहुत बड़ा नाम है। जी। इप्टा में थी वो। अच्छा। तो इप्टा के कंपटीशन में जाते थे, हिस्सा लेते थे, प्राइज मिलता था वगैरह वगैरह, सब कुछ होता था। तो एक दिन एक नाटक किया मैंने इंटर कॉलेजिएट में, और फिर सुलभा जी आई मेरे पास, मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं सुलभा आर्या। मैंने कहा जी नमस्ते, शाम को क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं।
आओ कल से आओ इफ्ता में। मैं कहा इफ्ता में? अरे बाप रे। बड़ी बात है। हाँ, तो इफ्ता में आओ, तो इफ्ता में चल पड़ा साधना स्कूल सांता क्रूज में, जुहू के पास। उन्होंने सीधा ले जाके मुझे खड़ा कर दिया MS सत्थू साहब के साथ, द लेजेंड डायरेक्टर, गरम हवा और वो सारे उस टाइम के। तो उन्होंने रोल भी दे दिया, गया और रोल मिल गया, बवाल मच गया पूरे इफ्ता में, ये नया लड़का आया है, लड़का कैसे उसको कैसे मिल गया रोल वगैरह वगैरह, सुलभा जी का स्टूडेंट है तो क्या हुआ। फिर कुछ कुछ हुआ, फिर मुझे वहां से निकाल के उसी रोल के लिए अंडर स्टडी रखा गया, और फिर उस रोल को अंजन श्रीवास्तव जी ने किया। फिर बाद में मैंने किया वो जी जी जी। अंडर स्टडी के तौर पे, जब अंजन जी नहीं अवेलेबल होते थे तो आप तो मैं करता था। हाँ। और फिर कैसे आपकी डेस्टिनी आपको ले जाती है, उसका सबसे उत्तम उदाहरण शायद होऊंगा मैं। और उस टाइम पे एक इप्टा ने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया प्लेस का। उसमें एक दिल्ली से एक नाटक आया जिसका नाम था एक रुका हुआ फैसला। ओ 12 के 12 शो देखे मैंने, सारा पानी उतर गया दिमाग में जितना भी था, मतलब जिस जिस लेवल के लोग थे वहाँ। और रंजीत कपूर साहब, अनु कपूर के बड़े भाई, वो डायरेक्टर थे उसके। अब इतने शो सक्सेसफुल गए, मैंने आज तक, मुझे वो लम्हा नहीं भूलता है कि लास्ट खत्म होने के बाद उसको नॉट गिल्टी, उस जिसके लिए ये नाटक है, नॉट गिल्टी करार करके पंकज कपूर साहब स्टेज से लेके, पृथ्वी देखा है ना आपने? जी जी। तो ये जो सीढ़ियां हैं, उसमें से एक सीढ़ी में वो बाहर निकलते थे, इस दौरान उनको 5 मिनट लगता था, और उस 5 मिनट में 5 के 5 मिनट लोग खड़े होकर ताली बजाते थे, जब तक वो पृथ्वी का दरवाजा बंद ना हो। क्या बात। ये करिश्मा था, मेरे को अभी भी भूत मारे वो मैंने 12 के 12 शोज देखे थे। वाह। और उसके बाद फिर ये हुआ कि अब रंजीत कपूर साहब आए हैं, तो एक वर्कशॉप करिए हमारे लिए। तो इफ्ता में एक वर्कशॉप हुआ, फिर वर्कशॉप प्ले होता है एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप। तो एक नाटक सिलेक्ट किया गया, एंटर अ फ्री मैन। अब रंजीत साहब को इफ्ता का कोई कलाकार उस पर्टिकुलर रोल के लिए फिट नहीं लग रहा था, और पहली बार इफ्ता की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि बाहर से एक एक्टर लाया गया, बवाल के बीच। वाह। कि हम भी तो हैं, हम भी तो हैं, हम भी तो हैं, हम भी तो कर सकते हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। एक आदमी आया जिसका नाम था सतीश कौशिक। ओ कैसे डेस्टिनी आपको ले जाती है। नहीं वही। सतीश कौशिक साहब आ गए, खैर नाटक वाटक हुआ। एक दिन मैं पृथ्वी पे अपना झोला वाला लेके वो कैफेटेरिया के बाहर बैठा था, तो उनकी नजर पड़ गई मुझ पे, बोले इधर आ, तेरा एकटा में कुछ नहीं होगा, निकल वहां से। तो राजा बुंदेला एक नाटक कर रहा है, तू जा उसको बोल सतीश ने भेजा है। उस टाइम सतीश वो पर्सनली आपको जानते थे? नाटक किया ना, अच्छा नाटक। एंड वो सारे विरोध के बाद सतीश जी ने वो रोल किया, मेन रोल, तो पहचान हो गई थी। जी। तो उनको पता नहीं कुछ दिखा होगा मुझे का, उन्होंने सीधा ऐसे बुलाया और राजा बुंदेला साहब के पास भेज दिया। तो उस टाइम तो वो नाटक कर रहे थे राग दरबारी, जिसको बाद में ओमपुरी साहब ने भी किया वगैरह। मैं गया, जुहू में ही रिहर्सल होती थी, मैंने कहा सतीश जी ने भेजा। सतीश जी उस टाइम रोज नहीं आ पाते थे रिहर्सल, क्योंकि वो शेखर कपूर को असिस्ट कर रहे थे। अच्छा। तो बोले मेरे जाने तक राह मत देख, तू जा और उसको बोलना कि सतीश ने भेजा है। मैं पहुंच गया, सतीश ने भेजा है। अरे रख गया। तो मैं ऊपर से नीचे देखे राजा भाई, बोले खड़े हो जा, क्राउड में खड़े हो गया। मैं क्राउड में खड़ा हो गया। फिर 2-4 दिन के बाद वो आए, तो बोले ये चावला को क्या क्या कर रहा है ये? बोले नहीं कुछ नहीं, क्राउड में खड़ा है। निकल उधर से, निकाल उधर से, मैं काम कर चुका हूँ उसके साथ। और फिर वो मास्टर मालवीय का रोल मुझे दिया गया, तो राजा भाई बोले निकल उधर, ये रोल तू करेगा अब। वाह। मालवीय, आप में हर बार। हाँ, तो मैं रोल कर गया, मैंने रोल कर दिया। अच्छा, उस टाइम पे कैसे होता था कि राज बब्बर साहब की तूती बोलती थी, जी। वो गाए बगाए पहुंच जाते थे कभी भी पैकअप के बाद। तो एक दिन आ गए होंगे वो। अच्छा, वो ये एकजुट एक ऐसा ग्रुप था जिसमें 99% लोग NSD से थे, चाहे आलोकनाथ हो, चाहे अनुपम खेर हो, चाहे सुष्मिता मुखर्जी हो, आभा मिश्रा हो,
और बहुत सारे लोग एनएसडी थे, एनएसडी नहीं थे, उन्हीं का ग्रुप बना था वो बेसिकली। तो वो आए और देखे नाटक, वो सबको जानते थे सिवाय मुझे। अच्छा। तो उन्होंने नादरा जी से पूछा कि ये कौन है लड़का। बोले नहीं, वो अभी अभी आया, सतीश राय उसको, हाँ इस पे ध्यान दो। क्या बात। फिर ध्यान दो तो मतलब ऐसा वाला आशीर्वाद हो गया ना वो, मतलब इसमें कुछ खास है, इस पे ध्यान। इस पे ध्यान दो, बस इतना ही बोल के निकल लिए वो। और फिर बाजी का भी दिमाग चला होगा। उसके बाद के हर नाटक में मैं था। लास्ट मैंने उनके साथ प्ले किया जसमा उड़न, जिसको कुछ दिन पहले नसीर साहब वो रोल कर चुके थे। मतलब ये जर्नी यहाँ तक पहुंची। 5-7 प्ले के बाद उन्होंने मुझे जसमा उड़न दिया, जिसमें काजल घोष का म्यूजिक था, दिल्ली से आते थे वो म्यूजिक करने के लिए। वो सब करते कराते मैं और सुष्मिता मुखर्जी हम दोनों पेयर थे। तो कुदरती ऐसा हुआ कि आलोक नाथ जी प्रोड्यूसर बने। अब आएगा मजा। उस फिल्म का नाम पंकज पराशर की पहली फिल्म, आनंद मिलिंद की पहली फिल्म, अनीता राज की पहली फिल्म, और पता नहीं कितने लोगों की वो पहली फिल्म। अब मैं समझ में ना आए मेरे कि मैं तो था नहीं उस प्रोजेक्ट में। अब मैं नादिर जी, मतलब बाजी बोलता हूँ मैं उनको, तो बाजी के पीछे लग गया मैं। बाजी मेरे को जाना है, बाजी मेरे को जाना है, बाजी मेरे को जाना है। अरे बता बेटा तू उधर जाके क्या करेगा, अरे क्या करेगा। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूँगा, पर मुझे जाना है। फिर उन्होंने आप प्लीज आलोक जी से बात कीजिए। फिर उन्होंने आलोक जी से बात करी, और कल यूनिट जाने वाला है, और आज शाम को मुझे पता चल रहा है कि कल सुबह की गाड़ी है। और मैं बैग भर के निकल। उधर, एक दिल्ली में एक जगह है सुंदर नगर नाम की है, सुंदर नगर है। आपको हाँ, पता। जी जी जी। तो उधर एक कोठी किराए पे ली गई थी, जिसमें सारी यूनिट, मतलब लाइटमैन, कैमरा अटेंडेंट, अमके तमके जो जितने भी थे, और ऊपर छत पे खाना बनता था पूरी यूनिट के लिए। और बगल में ही एक कॉन्सेप्ट है दिल्ली में, समझो, ड्रीम इन, अच्छा। अमका इन, तमका इन। तो इन में ये आलोकनाथ जी और पंकज पराशर और वो बाकी के सतीश कौशिक और वो सारे लोग वहीं रहते थे, हम इसमें रहते थे। जी। अब उसमें जिम्मेदारी, वो पहले दिन पहुंचा मैं, तो रवि बसवानी साहब हमारे ही ग्रुप के थे। तो मेरे को देख के एकदम अचरज में हो गया, तू यहाँ क्या कर रहा है। मेरे को मालूम नहीं। क्या करेगा तू यहाँ, तू कास्ट में है। मैंने कहा नहीं। तो उस टाइम पे उनका एक ग्रुप था जो लाइन प्रोड्यूसर, अब तो उसको लाइन प्रोड्यूसर बोला जाता है, लिंक समथिंग, सिने लिंक या ऐसा कुछ नाम का था, उनकी कंपनी थी जो वो सारी शूटिंग्स और वो पोस्ट प्रोडक्शन प्रोडक्शन मैनेज करते सब थे। संभालते थे। हाँ, सिने लिंक। तो बोले इसको क्या काम करे, ये पगला आ गया इधर बम्बई छोड़ के। तो रवि जी बोले कि इसको एक काम करो, सुंदर नगर की कोठी का इंचार्ज बना दो। अब इंचार्ज बना दो कभी मतलब नहीं मालूम भाई। अपने तो नया नया पहला एक कमरा मिला, उसमें बाकी इधर लाइटमैन, कैमरा अटेंडेंट, अमका तमका सब बिछे हुए हैं, कॉस्ट्यूम वाले, कॉस्ट्यूम का असिस्टेंट सब उधर है। बोले इन सबको उठा के चाय वाय पिला के ऊपर नाश्ता कोऑर्डिनेट करा के फिर को इस यूनिट को 9 बजे से पहले या जो भी टाइम कॉल टाइम है उसके हिसाब से नीचे बस खड़ी रहेगी, उसके पहले सब तैयार हो जाने चाहिए। मैंने कहा ओके। मैंने कहा इसमें क्या है, सबको बोल दूंगा उठ जाएगा। तो सबकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना यार, और भी तो उठ ही जाएगा ना अपना। बिल्कुल। हाँ, उठ रही हो, हम नहीं जाते उठते। तो खैर वो सुबह हुई, पहली सुबह। जी। मेरे को अभी भी याद है, वो प्रकाश मेहरा के कैमरा अटेंडेंट, वो उनके यहाँ से कैमरा आया था, जी। तो ऐसे सोया हुआ है उल्टा। मैंने कहा सर उठो, इतने बजे निकलना है। तो क्या, जब जगह पे चाय देगा तो मैं इधर से ही लेगा। मैंने कहा चाय देगा तो ही लेगा, उसको बैठनी चाहिए। मेरे भाई ने बोला नहीं तो मैं नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। मैं भागा छत पे, छत पे भागा। वो चाय बना ही रहा था बेचारा, मेरे को तो जल्दी बना चाय यार। वो बोलता मैं नहीं उठेगा। जैसे तैसे उसको चाय पिलाया उसको। अच्छा उधर ठंडी
ऐसी वाली ठंडी थी। मतलब मैं पहली बार दिल्ली गया हूँ, पहली बार मैंने ठंड देखी है। बिल्कुल। तो मतलब ऐसा था वह, ऐसा करते कराते कैसे, मतलब 1 घंटा तक तो मैं शायद ऐसा रहता हूँगा, वो शॉल वॉल ओढ़ के। आधे 1 घंटे के बाद वो शॉल ही हट जाती थी, इतना गर्म हो जाता था मैं। अब वो गर्म पानी, मेरे को तो वो एमल्शन रॉड्स दिए थे, हाँ। जिसको गर्म पानी में मुझे करके उन सबको देना था। अब वो गर्म करूं, एक एक केस में पहुंचाऊं, अब का करूं तब का करूं, फिर ऊपर भागती जाऊं छत पे, नाश्ता तैयार करना है, और वो नाश्ता करवा के कैसे तैसे करके इनको मैं रवाना करता था। फिर मैं सांस लेता था। फिर दोपहर के खाने की तैयारी, 1 बजे खाना उधर पहुंचना है, तो इसके पीछे लगना पड़ेगा। अच्छा, बगल में ही ये सारे महानुभाव थे, बड़े बड़े लोग, पंकज जी और सतीश जी और आलोक जी और गिरिजा शंकर जी, रवि बसवानी, ये सारे बैठे हुए उधर। चलो पहला दिन तो हो गया, उनको खाना वाना दे लिया, रवाना कर दिया, फिर वापस आया, फिर रात के खाने की तैयारी है। अब दिक्कत क्या थी, उधर से दिक्कत शुरू हुई थी मेरी, पहले दिन इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अब ये जो सारे डिस्कशन, क्रिएटिव लोग बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं अपना, और उसमें लेट हो गया, हो जाता है ना, हो जाता। कोई पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तब तक वो खाना बना चुका, यूनिट ने तो खा लिया। अब उधर ठंडी में वो बेचारा, वो जिसने खाना बनाया वो सुकड़ के कहीं अपना बीड़ी पीता बैठा है उधर। हाँ। अब चलो खाना खाते हैं, खाना खाते हैं बोलते, तो खाना मुझे खिलाना पड़ेगा। हाँ। अब खाना गरम खिलाना पड़ेगा भाई, हाँ। खाना इनको इनको ठंडा खाना कैसे है, नहीं, नहीं। क्योंकि वो छत पे लगे हुए पतीले। फिर उनसे उस आदमी से मैं गरम करवाता था, 1-2 दिन तो उसने गरम किया, कुछ बोला नहीं। तीसरे दिन से गालियां निकालने लगा मुझे, तेरी बहन, तेरी माँ, तेरी ये, तेरी वो, सब मेरे घर वाले आ गए थे उधर, सब आ गए थे। मैंने कहा यार उनको खाना मालिक लोग हैं यार, वो उनको खाना कैसे ठंडा दूंगा मैं। फिर मेरी जो माँ बहन निकालता था वो, फिर वो कैसे वैसे करके उसकी दाढ़ी में हाथ लगा के, फिर वो भी लेट उठने लगा। फिर मैं उसकी दाढ़ी में उठ के उसको उठाता था, चाय बनवाता था, फिर एक एक के पास जाता था। तो ये हालत में मैंने जिस जिस लड़के ने कभी जिंदगी में अपने घर में झाड़ू भी नहीं मारा था, उस 40 दिन ने मुझे इंसान बनाया। आपको तपाया जा रहा था सर। तो है यार, वो तपा रहा था, उसी की मर्जी थी, मेरा तो कुछ प्लान नहीं था। मैंने आज तक हमेशा बोला है ये बात को, कि मैं फुटबॉल बन गया था, जिसने जहां किक मारी वहां पहुंच गया, जहां किक मारी वहां पहुंच गया, छोटा बड़ा कुछ देखा ही नहीं, बस करना है। और फिर जब मैं वो उस 40 दिन की मशक्कत के बाद मैं मुंबई आया, तो मेरी माँ गुजर चुकी थी उसी दौरान। उसी दौरान। उसमें उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि ये पहली बार बाहर गया, डर जाएगा। ओह। तो मैं जब वापस आया तब मुझे पता चला, और उस दिन मैंने निर्धार किया कि अगर मैं तो सर फोन वोन भी कुछ नहीं ना, इसलिए। हाँ, तो उन्होंने वो छोटा है, डर जाएगा, ये चक्कर में बताया ही नहीं मुझे। मैं घर पहुंचा तब मेरी मम्मी की डेथ का मुझे पता चला। तो उस दिन डिसाइड करने की भाई अभी इधर ही कुछ करके जाऊंगा। फिर वो सिलसिला नाटकों का चलता रहा। एक दिन मेरी किस्मत अच्छी रही कि जिस ग्रुप में रहा, और भगवान ने मुझे बहुत सही झोली में डालते गए वो अच्छी सर्कल इंसान सरकार। बहुत जरूरी। अब जैसे जब वो चल रहा था, तो करमचंद आ गया, पंकज पराशर का। जी। उसी के बाद आया, अब आएगा मजा के बाद, पीछा करो के बाद। फिर मैं करमचंद करने लग गया असिस्टेंट। फिर उधर से वो काम खत्म हुआ, फिर वो निकला मैं, तो मैं एक दिन एक नाटक का म्यूजिक कर रहा था, तो पीछे से हाथ आया, रवि बसवानी वो डायरेक्टर बन रहे थे। तो उन्होंने एक चिट्ठी दी मेरे को, इंटरवल में देखना, शिव मेकअप मैन को 7 बजे मेरे घर पे लेके पहुंचना, ठीक 7 बजे, लाइन मारा वो उसके नीचे। अब सतीश शाह के वो पर्सनल कैमरामैन थे। ओ। फिर भाई वो उनको लेके पहुंचा, उन्होंने ऐसी ऐसी मुंडी हिलाई, वो एक आंख में देखते थे, और आपको समझ जाना चाहिए कि क्या बोल रहे हो। ओ। पहले गुरु ऐसे ही थे ना भाई, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हर को बच्चे को आप हाथ नहीं लगा सकते। नहीं, वही वही बात है। आप जोर से डांट दो तो छोड़ के चले जाएंगे। हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था।
वो माँ बहन गालियां चप्पल फेंक के मारते थे ग्रैंड रिहर्सल में। एक डायरेक्टर तो हमारा वो डंडा लेके खड़ा रहता था। तो शायद उसी उसी ने शायद हमको वो फोकस करना सिखाया। अभी ये क्रूड लग सकता है प्रथम दर्शनी, ये क्रूड लग सकता है, लेकिन वो एक जो डंडे का डर है ना मास्टर जी का। हमारे मास्टर जी भी स्कूल में ऐसे थे कि कान के पीछे चौक मार के ऐसे जोर से मरोड़ देते थे, न्यूटन सर बोलते थे उनको। तो ये वाली परंपरा रही। उस वक्त शायद बुरा लग सकता है, लेकिन उस डंडे या उस चप्पल खाने के डर से जो आपका फोकस बनता है, वो शायद इनबिल्ट बनता चला गया। बिल्कुल। जिसका कॉम्प्लीमेंट मुझे आज तक मिलता है। जब मैं किसी डेली सोप में भी काम करता हूँ, तब भी मुझसे पूछा था, सर डेली सोप में भी आप इतना सोचते हैं? तो इस तरह से सारी जर्नी चलती रही और मराठी नाटकों में मैं काम करता रहा। फिर वहीं से उस नाटक से मुझे उठा लिया गया एक सीरियल के लिए, अच्छा, मराठी सीरियल। फिर वही से सीरियल। वहां से सीरियल शुरू हुई। और फिर अगेन एक इत्तेफाक है कि मेरा पहला सीरियल, नाटक वाटक सब कर चुका था मैं, मेरा पहला सीरियल जिसमें मुझे मेरे पिताजी के रोल में मेरे सामने आए विक्रम गोखले साहब, ओह, फिर एक लेजेंड के सामने पाला पड़ा। और वो मुझे प्रैक्टिकल टिप देते थे, ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं, ऐसा कर, इस सेंटेंस को यहां तोड़, अपना ग्रामर बना, जहां तुमको लगता है कि ये एक्टर पॉज लेगा उधर पॉज मत ले, अपना ग्रामर बना। करते कराते वो ट्रेनिंग चल रही है, हाँ, साथ ही साथ। ट्रेनिंग चल रही है। और वो पहले तो 13 एपिसोड का सीरियल होता था। अब वो 13वें एपिसोड का वो सीन आया जिसमें शिवाजी साटम साहब भी थे, सब लोग थे। वाह। और एक ड्रग एडिक्ट के बेस पर कहानी थी, अच्छा। जिसमें मैं ही सबको उस ड्रग्स की आदत लगाता हूँ और मैं ही उनको उन सब से छुड़वाता हूँ। शुरुआत हो। ये पूरी जर्नी थी। तो लास्ट सीन चलता है उस सीरियल का कि देख चला वो, तो सबका इसका उसका उसका इसका थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन ले लेंगे, जब तेरा टाइम आएगा तो सबको पूरी कहानी मालूम है, तो खाली तू बिगिन कर देना, फिर मैं म्यूजिक पे मोन्टाज बना के उसको एंड कर देंगे हम। मैंने कहा ठीक है। पिताजी, सबके माँ बाप बैठे हुए हैं, हमारे पिताजी विक्रम गोखले साहब भी बैठे हुए हैं। अब मुझे पूरी कहानी मालूम है। और मैंने बोलना शुरू किया और मैं बोलता गया, बोलता गया। और फिर अचानक वो एक पर्टिकुलर करेक्ट पॉइंट पे विक्रम गोखले साहब का हाथ आया कंधे पे, अपने बाप को, अपने बेटे को संभालने वाला जो एक हाथ, उस हाथ ने करिश्मा कर दिया। और फिर मैं छूटा। करीबन 7 मिनट तक मैं बोलता रहा, रोया भी, हंसा भी, माफी भी मांगी, सब कुछ करते कराते 7 साढ़े 7 मिनट का वो मोनोलॉग बना। मोनोलॉग खत्म हुआ, सबने ताली वाली बजाई, ये वो सब हुआ। और उसका शूटिंग चेंबूर में, ट्रॉम्बे में, कौन सा एसएल स्टूडियो में था। और विक्रम साहब रहते थे पार्ला ईस्ट में, बैठ गाड़ी में। मैंने कहा नहीं, समय चला ना। वहां से साइन से बस पकड़ के, फिर वहां से अपना साइन से दादर, दादर से मलाड, ये अपना रूटीन था। बोले बैठ। तो जैसे ही उनकी गली आई, मैंने कहा बस बस सर, मैं इधर से पार्ला स्टेशन पहुंच जाऊँ। मैंने कहा तो बैठ। अपने घर ले गए सोसाइटी में। और वो सोसाइटी ऐसी है जिसमें मराठी के सारे कलाकार रहते हैं। ओह। उस सोसाइटी का नाम है शिवानंद सोसाइटी। मराठी के जितने बहुत सारे दिग्गज उसी कॉलोनी में रहते हैं। तो उसको जो जो मिला इस दौरान, मतलब सोसाइटी से लेके गाड़ी से उतरने के बाद घर पहुंचने तक में जितने लोग मिले, उन सबको उन्होंने बोला आज इस लड़के ने कमाल किया है, आज इस लड़के ने कमाल किया है, आज इस लड़के ने कमाल किया है। और मैं शर्मिंदा, साला पानी पानी हुआ जा रहा हूँ। विक्रम गोखले मेरी तारीफ कर रहे हैं, मतलब वो गुब्बारा तो गाडगिल साहब फोड़ चुके थे, इसलिए वो उसमें जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। वो गुब्बारा फूला ही नहीं, आज भी नहीं फूला है। अभी नहीं, भी नहीं, बिल्कुल। फिर गए उन्होंने
घर लेके गए, अपने पिताजी से मिलवाया, पिताजी उनसे बड़े कलाकार हैं, वो विरासत विक्रम गोखले साहब के पास आई, अपनी पत्नी से मिलाया, खाना खिलाया, अब जा तू, अब जा। फिर मैं खुशी खुशी घर गया। मतलब वो तो एक अलग ही हाँ, एक्सपीरियंस होगा फिर लाइफ। और ये करिश्मा विक्रम गोखले साहब ने मेरे साथ 2 बार किया। एक सीरियल था जुनून, जुनून, आपको शायद याद होगा, ये 90s के आसपास की बात है, 90s सिनेमिस्टा का आज। शो था। तो उस टाइम पे तो वो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना कि वैनिटी, मेरा अलग रूम, मेरा पर्सनल रूम, एक जेंट्स एक लेडीज, बात खत्म। जुहू के जस्सू बंगलो में शूट चल रहा था, वो अपना मेकअप करवा रहे थे, मैं अपना आया बैठा, और परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि काम नहीं था मेरे पास। तो उनका असिस्टेंट, किशन सेठी साहब का असिस्टेंट मुझे जानते थे, तो मेरा यार कुछ काम नहीं है, बोले 2 दिन का रोल है, करेगा? हाँ, करूँगा। अच्छा, उस टाइम कैसा था कि ये 3 महीने के बाद वाला पैसे वाला चक्कर नहीं था, पर डे मतलब पर डे, उसी दिन शाम। पर डे का क्या होता था सर? मेरा 1000 रुपया था। 1000 रुपए। हाँ, पर डे मतलब पर डे, शाम को पैसा मिलेगा, वाउचर साइन करो ले जाओ। मतलब उसमें भी कहानी जुड़ी हुई, क्योंकि हवलदार का कॉस्ट्यूम था, तो वो शाम को जैसे नाश्ते का ब्रेक होता है शूट पे, तो वो शाम को वो प्रोडक्शन वाला अपना डब्बा खोल के बैठ जाता था, साइन कर, पैसा डाल, निकल। ओ, तो 1-2 बार क्या हुआ कि वो कॉस्ट्यूम में मेरा 1000 रुपया रह गया। कब्रिस्तान स्टूडियो में शूट था, अब मैं अपने इसमें धुन में निकल पड़ा, घर घर पहुंचने से थोड़ा सा दूर आगे गया तो रियलाइज किया कि पैसा ही नहीं, हो कॉस्ट्यूम में है पैसा। फिर भाग के पहुंचा मैं कमलिस्तान स्टूडियो, और प्रोडक्शन वाले को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके वो कॉस्ट्यूम में से वो मेरी पैंट निकलवाई, और फिर वो ऐसा 1000 रुपया मुझे मिला। तो मैं प्रोडक्शन वाले को बोलता था, यार मैं पैकअप के बाद लेता हूँ। बोलता, पागल है क्या, तेरा पैकअप तो मेरा भी पैकअप ना, हाँ, मैं थोड़ी देर ये सारा रुकूंगा, क्योंकि वो अपना पैसा वैसा हिसाब किताब करके वो निकल लेता था, वो पैकअप तक नहीं रुकता था। वो एक वाली अलग मुसीबत, शाम के 7 बजे के बाद हाथ इधर ही रहता। इंटरवेट जब हाँ, भाई उस वक्त 1000 रुपया बहुत 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 मायने रखता था वो। का वो एक आंख है जो पहले हाँ, होते तो सब। वो तो हुआ काम मिलने के बाद की बात। ये पहला दिन मैं पहुंचा हूँ, विक्रम गोखले साहब उधर मेकअप कर रहे हैं, तो मेरे को देखा, रहे बोले कि यहाँ किसे, मैंने कहा सर वो इलियास, वो हवलदार है, उसका 2 दिन का रोल, वेट, जाना मत, बाहर मत जाना। हाँ, ओके। उन्होंने अपना मेकअप वेकअप किया, कुर्ता उर्ता पहना, गले पे हाथ डाला, चा फिर वो किशन सेठी साहब से मिलवाया, इसके साहब से मिलाया, ये लड़का ऐसा है, ये लड़का ऐसा है, ये लड़का ऐसा है, ये लड़का ऐसा है, और मैं को काटो तो खून नहीं, और मेरी तरफ देखा, चल वापस कमरे में ले जाए, कल के बाद माहौल देखना तेरा क्या होता है। और वो 2 दिन के लिए गया हुआ मैंने 3 साल वो सीरियल किए। वाह, क्या बात है। फिर अब दिक्कत क्या हो रही थी कि पहले 13-13 एपिसोड के सीरियल होते थे ना, तो एक सीरियल से लेके दूसरे सीरियल में पहुंचने तक के बीच का जो 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 स्पैन होता था ना, वो तो जीरो था। तो जो टटपुंजिया पैसा अभी 3 महीने में आपने, उस टाइम पे मराठी सीरियल का एक एपिसोड बनने में 2 दिन लगता था, और हिंदी 3 दिन में एक एपिसोड बनता था। तो मराठी की कुल शूटिंग ही 26 दिन होती थी पूरे सीरियल। उसमें आप कितने दिन काम करेंगे, 8 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, और टटमुझे 1000-1500 रुपए वाला पैसा, वो 3 महीना तो शूट शूट में निकला, और फिर दूसरा सीरियल जब तक मिले तब तक ये पैसा जीरो, पैसा बचता ही नहीं था ना भाई, खत्म हो जाता था। फिर दूसरा मिलता था, फिर आता था पैसा, फिर वो खत्म हो जाता था तीसरा मिलने तक। ऐसा एक आध एपिसोड का पैसा मिला, फिर घर चले गए, चुपचाप बैठे, उसी में से खाए पिए बचाए। धीरज जी का एक सीरीज आया था संसार नाम का, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ कि 26 एपिसोड पास हुए।
हमारे लिए तो 26 एपिसोड मतलब अरे 24 या 13 के दोगुना। का ट्रेन चला, दुगना हो रहा है। अरे वाह वाह वाह, उसी में थे पीपी कुमार साहब। अच्छा। 26 वाह, थोड़ा पैसे भी बढ़ गए थे। और फिर वो हुआ, जैसे ही वो खत्म होने वाला था पता चला 52 हो गया, 52 का खत्म होने वाला था पता चला 104 हो गया, 104 पता चला 208 हो गया। उस समय से हमने पैसा देखना शुरू किया, तब कुछ बचत हुई। बचत हुई। फिर ये जुनून वनून उसके बाद आया, ये वाला किस्सा था। तब जाके हमने पैसा देखना शुरू किया, एक्टर के पास पैसा बचता है ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 100 रुपया कन्विंस मिलता था, और उस 100 रुपए में साला 20 लोगों की नजर होती थी। हम जितने भी दोस्त थे, हम जितने भी थिएटर के लोग थे, वो गोरेगांव स्टेशन पे टिकट विंडो के बाहर हमारा 20-25 लोगों का, 15 लोगों का, 12 लोगों का, जो जितना आ गया उनका ग्रुप, रोज रात को हम मिलते थे। हमारी रिहर्सल रात में 9 बजे, जैसे मैंने बताया प्रयोग मालाड एक मराठी ग्रुप था, तो सब सर्विस करने वाले लोग थे। तो रोज बीवी की गालियां कौन खाएगा, इसके लिए खाना खाने के बाद रिहर्सल होती थी। सिंपल था, खाना खा लो फिर चले जाओ, फिर 12 बजे आ जाना, सो जाना जाके। मच अलग लेवल पे चली जाएगी ना, बेसिक खाने पे ही नहीं है आप। तो 6 से 9 अपनी पत्नी को समय देते थे, खाना खाते थे, 9:30 बजे रिहर्सल पे आते थे। फिर वो 11, 11:30, 12 जैसा रिहर्सल खत्म, तो जिन जिन की शादियां हो चुकी थी वो अपने घर जाते थे, और जितने हम छड़े छड़े लोग थे वो गोरेगांव स्टेशन जाते थे। फिर उधर उस टाइम पे गोरेगांव पे के वो एक्सप्रेसो कॉफी मिलती थी, वो वाली पूरी। तो राम भाई थे हमारे, एक बहुत खिलाए पिलाए उन्होंने यार। तो हमारा ऐसा था कि पैसे नहीं है, तो 3 कॉफी में 12 ग्लास में वो 3 कॉफी डाल के देता था। वो गालियां भी देता था, साला इतना तो ग्लास में लग जाएगा, पियोगे क्या। फिर वो अपने से कुछ एडिशनल दे देता था। और जिस दिन कोई शूटिंग पे गया है तो उधर से चिल्ला के बोलते थे हम, राम भाई 6 में 12। तो हंसता था राम भाई और बोलता था कौन गया शूटिंग पे। ये उस 100 रुपए में 100, 15, 20, 22 जितने भी लोग हैं उनका उनका हक था। सर, पर आपने एक कॉमन चीज आपने नोटिस किया अभी तक के बातचीत में कि आज फ्रेंडशिप डे है, और जितना आपने आज दोस्तों के बारे में बात की है ना अभी तक में, शायद वो अननोइंगली ट्रिब्यूट है। हाँ, अननोइंगली ट्रिब्यूट है ये। क्या डेफिनेशन क्या है सर आपके लिए, एक दोस्ती का मतलब क्या है? दोस्ती बस एवरी थिक एंड थिन में आप है, कोई अपेक्षा नहीं है। वो आपको खड़े मिलेंगे, हम आपको खड़े मिलेंगे। मतलब गोरेगांव स्टेशन, ये जो दोस्ती की आप बात कर रहे हैं ना, राजेंद्र चौहान, इसका नाम लेना बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि मेरे लाइफ में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। राजेंद्र चौहान एक ऐसा लड़का था, कमाल कमाल इंटेलिजेंट। आपने एक फिल्म देखी होगी इजाजत, गुलजार साहब की। तो गुलजार साहब ने उस टाइम पे पहली बार फ्लैशबैक इनटू फ्लैशबैक लिखा था। अच्छा। लेकिन ये राजेंद्र चौहान, जिसका नाम मैं नाम ले रहा हूँ, राजेंद्र चौहान, वो लड़का 1990s में फ्लैशबैक इनटू फ्लैशबैक लिख चुका था। क्या बात है। जिस दिन इजाजत रिलीज हुई, मेरे को बोलता है देख राजू, ये फ्लैशबैक इनटू फ्लैशबैक अभी आया, अपन फ्लैशबैक इनटू फ्लैशबैक लिख चुका है। ऐसा था वो लड़का, और वो बहुत जल्दी चला गया, बहुत जल्दी चला गया, जवानी में ही चला गया। तो उस टाइम पे गोरेगांव स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 नया नया बना था, उस पर कोई गाड़ी का आवन जावन नहीं था, और वहीं से सड़क से गोरेगांव ईस्ट का रास्ता निकलती। तो हम सत्य ग्रुप से अलग होने के लिए कभी रिहर्सल की जरूरत हो तो हम दोनों जाके उधर रिहर्सल करते थे। एक रातेशी रिहर्सल चल रही थी, और नाटक था एक जिसमें पास आना था। तो उधर से ईस्ट में से 4-5 हवलदार, उस टाइम पे
ट्रैक पे कुछ गलत काम चलते होंगे, तो उसकी पेट्रोलिंग के लिए वो आए होंगे और उन्होंने हमको देख लिया। और उस नाटक का नाम था किति किति, जो होमोसेक्सुअल बेसिस पे अच्छा था, जिसको जेडी मजीठिया ने भी किया था जी गुजराती में। जी वो देखा साहब उन्होंने, और फिर हमारे को सुताई हुई हमारी, मतलब बोलने ही नहीं दे रहे हमको सब। फिर वो मराठी में गालियां बके जा रहे हैं, वो गालियां बना, मैं कुछ सेंटेंस जो मैं बोलूं उस लाइन को जोड़ के वो गालियां देता था मुझे, जो नहीं सर वो शायद तो तेरा पार्ट बेहतर था, पार्ट धड़ 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 धड़, जो भाई गालियां पे गालियां पे गालियां पे गालियां, ऐसा था। तो ये सारा ग्रुप था, ये किस लिए मार खाया? वो दोस्ती के लिए तो मार खाया, अगला क्या था? फिर खैर वो सीरियल की जर्नी शुरू हुई। जी फिर कुदरती अगेन, मतलब मेरी तो लाइफ पूरी कोइंसिडेंस से भरी हुई है। मतलब मैं वो मराठी का जो पहला सीरियल आपको जी बताया वो खत्म हुआ, जिसके कोइंसिडेंटली जो एडिटर थे वो राजन वागदरे साहब थे। राजन वागदरे जी आज की तारीख में या पिछले कुछ वर्षों पहले तक बहुत बड़ा नाम है। अधिकारी ब्रदर्स के जितने भी बड़े बड़े सीरियल रहे, जी जी रीमा लागू से लेकर सब लोग, उन सबको वो डायरेक्ट करते। पहले उन्होंने अपनी शुरुआत एडिटर थे, तो उनको डायरेक्शन का जॉब मिला। होता है जी तो वो खैर वो बात की बात, फिर वो एडिटर थे, तो उन्होंने मेरे को बोला, राज चावला इधर इधर आ तू, मैं तेरे को एक आदमी से मिलाता हूँ। कहता हाँ आता हूँ। फिर वो मुझे ले गए एक जी टीवी का एक सीरियल था कैंपस, कैंपर बहुत पुरानी बात है, पुराना है पुरानी बात है। तो उन्होंने उठा के मुझे उन डायरेक्टर से मिला दिया, मुझे कैंपस मिल गया। मेरा कोई संबंध नहीं, इस आदमी ने मुझे वहां रेकमेंड किया, इस आदमी ने यहाँ रेकमेंड किया, आपके आगे बढ़ने में वही लोगों ने ही बढ़ाया। बोल मैंने कहा ना, मैं फुटबॉल था, बिल- जिसने जान ला तुम्हारी मैं वहां पहुंच गया। हमारे कैमरामैन थे ज्ञान सहाय साहब, वो डायरेक्टर बने तो उन्होंने मुझे बुला लिया, वहां मैंने एक्टिंग भी की और डायरेक्शन में भी साथ में उनके साथ रहा। इस तरह से वो सिलसिला एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए वो भगवान ही जोड़ रहा था, शायद वही पहुंचाना चाह रहे थे मुझे। मेरी जिंदगी बहुत कुछ कोइंसिडेंसेस से ही जुड़ी हुई है, लोग परिकथा लगती है मुझे तो, कम से कम कहाँ का लड़का, कहाँ से शुरू किया, कैसे लोगों ने हेल्प किया। जब मैं असिस्टेंट था तब भी ज्ञान जी मेरे को पीछे से चिल्ला के बोलते थे कि शाबाश चावला, बोलते चावला तेरे को लगता है कि तुझे कोई नहीं देखता? अगर 120 यूनिट का, 120 लोगों का यूनिट है तो 120 निगाहें तेरे पे हैं, सबके कैमरा तेरे पे ऑन है। मतलब तेरी सबसे अच्छी बात ये है, जो मैं हमेशा नए लोगों को भी बोलता हूँ, काम करके दिखा दोस्त, दिखा के काम मत कर। वाह अक्सर होता है ऐसा, हाँ दिखा के काम करते हैं, देखो देखो मैं काम कर रहा हूँ। देखो काम अटेंशन ले क्यों? हाँ, तू काम कर, तेरा काम नोटिस होगा, चिंता मत कर तू। इतने सारे सर आपने काम किए और लकीली बाई गॉड ग्रेस आपको काम मिलता गया, अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान हुई। नहीं, ऐसा नहीं कि काम लगातार मिलता गया, डल पीरियड भी आया, हम्म, बहुत डल पीरियड भी आया, पर वही कहते हैं ना कि ऐसे टाइम पे आपकी अर्धांगिनी जो है, स्ट्रांग होनी चाहिए। होता है हर किसी का अच्छा बुरा समय आता है, लेकिन वो शेरनी की तरह खड़ी रही यार, सलाम है। और मेरे परिवार के सारे लोग, मतलब मेरे लिए शेरनियों की तरह ही खड़े रहे, चाहे वो मेरी भाभियां हों। मैं अकेला रहता था, जैसे बताया था कि वो पुश्तैनी घर था, जी 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 अब पिताजी चले गए, मम्मी जी चली गई, अब बंटवारे वाली बात आई, 7 भाई बहन हो गए, तो बहनों ने बोला भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा सब सही है, तुम आपस में भाई देख लो। अब वही 13 एपिसोड वाला चक्कर, तो उस टाइम पे वैल्यू निकाली गई थी, तब वो 4 लाख रुपए की वैल्यू निकली थी। 4 लाख हाँ, तो मैं बोला भाई 4 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं 4 लाख रुपए तो मतलब इससे अच्छा भेज दो। बोले नहीं, पिताजी की निशानी है वो। बिकेगी। और दूसरे सब भाइयों के पास अपने अपने घर हो चुके थे, तो भाई भी ऐसे मिले, भाभियां भी ऐसी मिली कि कोई दिक्कत नहीं, तेरे पास जैसे जैसे आएगा वैसे हमको देना। हम्म
मैं उस घर में अकेला रहता था, तो मेरी भाई मैं एक भाभी के पास मतलब खाना खाने जाता था, और मेरा जिस तरीके का इरेटिक शेड्यूल होता है उसमें भी कभी उन्होंने कोई उफ तक नहीं की। फिर वो उठ के दहीसर चली गई तो मेरे लिए वो थोड़ा मुश्किल हो गया, तो मेरे दूसरे भाई बगल में रहते थे, उनके यहाँ मैं खाना खाने लगा। फिर वो इरेटिक शेड्यूल, तो मैं जब अगर समय से नहीं पहुंचूं तो मेरे भाई साहब रात को अपना काम वाम खत्म करके मेरे लिए डब्बा रख के जाते थे। क्या बात। इतने साल खाना खिलाया यार उन्होंने मेरे को, जैसे तैसे करके 25,000 10,000 25,000 ऐसे करते करते सारे पैसे वो सारे पैसे चुके। लास्ट के पैसे हुए 25,000 बाकी था। दीदी का फोन आया मेरे कि क्या हुआ सर, हो गया सब? बोले नहीं दीदी 25 बाकी, हो गया ऑलमोस्ट हो गया, चिंता मत कर, तू जयपुर आ जा। मैंने कहा, क्यों? तू आ ना। मैं पहुंचा वहां, उन्होंने दीदी के ससुर ने एक लड़की देख रखी थी। ओह। वो उनके दोस्त की बेटी थी शायद। मंदिर में गए, मुलाकात हुई, 15 दिन में शादी हो गई। मैम को कोई आपत्ति नहीं थी कि आप नहीं उस टाइम पे ना, जब शादी की बात चल रही थी तो जी का एक शो आता था, सुनिए जी सुनाइए जी, वो लेटर का कार्यक्रम था। मैं और अश्विनी कालसेकर करते थे। तो मैं हर साल जयपुर जाता ही था जी अपने दीदी के पास छुट्टियों में, जी इधर उधर 10-15 दिन। मेरे बहुत परिवार है उधर, हाँ मेरी 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं उधर, एक मेरी मौसी की बेटी है और 2 मेरी सगी बहनें हैं, और भी बहुत सारे रिश्तेदार। जी अब तो बहुत कुछ हो गया। तो बोले ये लड़का है, राजू नाम है इसका, ये सुनिए जी सुनाइए जी में आता है, आप देख लो इसको। उन्होंने देख लिया, उनको मैं पसंद आ गया, मेकअप वेकअप किया हुआ पसंद आ गया उनको। फिर उन्होंने बातचीत, ये तब तक मुझे कुछ नहीं मालूम है ये। जी अचानक फोन आता है, आ जा। मैं पहुंच गया, और ये लड़का मुझे बीवी आज तक सुनाती है वो ताना। कृष्ण मंदिर में मुलाकात हुई और हमने बातें शुरू की। मैं 40 मिनट तक बोलता रहा। ओह। बोलता है वो 40 मिनट जिंदगी के सबसे घातक पीरियड थे, आपने मुझे फंसा लिया। तो 40 मिनट का अभी मैम का होता अब वही बोलते हैं, अब वही बोलते हैं। सो 40 मिनट आपको दिया गया। बस बस वही था 40 मिनट। उसमें सिर्फ मैंने उसको ये बोला था, जी। जो उसमें से मुख्य जिस्ट वो ये था कि मुझे आने का समय मालूम होता है, सॉरी जाने का समय मालूम होता है, आने का समय नहीं मालूम। और सिर्फ, और दूसरी बात, मुझे इस पार्टी में ले चलो उस पार्टी में ले चलो, ये जिद मत करना। जहां मुझे लगेगा मैं खुद ले जाऊंगा, पर जिद मत करना। ये 2 चीज मेरी, बाकी सब तेरा, वाह। बाकी सब तेरा। तो बोलता वो 2 लाइन ने मेरे को ऐसा घायल कर दिया था। और शादी वादी हो गई शादी। अब वो सुनिए जी सुनाइए जी हम एक दिन में 2 एपिसोड करते थे, पत्रों का कार्यक्रम, सुबह से लेकर शाम तक, और डी के स्टूडियो में ही, चैनल में ही करते। एक दिन गुस्से में बैठी रही वो। मैं कहा, क्या हुआ? मतलब वो 20 मिनट का शो है, 25 मिनट का, आप पूरा पूरा दिन कहाँ जाते हो? अब ये मैं इनको नहीं मालूम ना कि क्या होता है। पूरा दिन लगता है बिल्कुल। अरे मैंने कहा भाई पूरा दिन लगता है 2 एपिसोड में, ऐसे कैसे लगता है? बोलने में शुरू होते हो तो 25 मिनट खत्म हो जाता है ना। बहुत सारे किस्से सुने अभी आपसे, पर मैं चाहूंगी कि आपकी पहली नहीं बोलूंगी, सफलता तो आपको मिल चुकी थी, पर एक अच्छी पहचान मिलना, वेंसडे। जी जी, नहीं उससे पहले है। जी आ, बस इतने सालों तक जैसे मैंने बताया ना, फुटबॉल की तरह काम करता रहा, इधर इधर 2 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन, मराठी गुजराती थिएटर भी किया, प्रोफेशनली गुजराती थिएटर भी किया साथ साथ। फिर अचानक जिंदगी में एक वापस एक बड़ा टर्न आया। वो आया 2010 में। विपुल डी शाह, जो ऑप्टिमिस्टिक के मालिक हैं, जी। उस पहले राइटर ही थे वो, तो उनके साथ में एक शो कलकत्ता में कर चुका था। अचानक एक दिन उनका फोन आता है, और चावला माय टीम विल फॉलो यू, तो हमारे लिए एक शो कर रहा है।
कुछ मत पूछना, मुझे भी कुछ नहीं मालूम। और वो शो था, सोनी टीवी पे आया, सास बिना ससुराल। हाँ मतलब एक एक्टर की जिंदगी में एक रोल आता है जिसकी रोटी वो जिंदगी भर खाता है, एक रोल। जैसे अनुपम खेर साहब ने सारांश की रोटी खाई, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनता है, वो पर्टिकुलर रोल जो आपको एक अलग लीप में लेके जाता है। कल तक आपको मानते थे क्या चावला है, चावला है, चावला है, चावला है, पर चावला है ये उस शो से पता चला। लोगों को देखने का नजरिया ही बदल गया लोगों का। अब बड़े रोल के लिए मुझे कंसिडर किया जाने लगा। वो सास बिना ससुराल ने पूरा इक्वेशन चेंज कर दिया मेरे लिए, लोगों की नजरों। सोनाली मैम हैं जिन्होंने सीरियल बनाया, और वो सारे बालाजी के लोग थे। तो मैंने कहा मैं बालाजी में तो कभी ऐसा ज़्यादा काम किया नहीं है, आपने कैसे? बोले सास बिना ससुराल। शशि सुमित प्रोडक्शन के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया तो सास बिना ससुराल, वो सास बिना ससुराल की रोटी मैं आज तक खा रहा हूँ। सर आपने MS धोनी में जी सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हाँ, उससे पहले उनके नीरज जी के साथ मेरे एक दोस्त है, अगेन वो टेलीविजन से ही हैं, जी तो वो मुझे ले गए थे नीरज जी के पास जब वेडनेसडे बन रहा था, जब श्री जी के सामने उनका ऑफिस था। ले गया, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, फिर एक हवलदार का रोल उन्होंने मुझे दे दिया, और फिर शायद उनको अच्छा लगा, तो वहां से उस कैंप के साथ जुड़ा मैं। फिर MS धोनी है, फिर MS धोनी में काम मिला, फिर वो लोगों ने पसंद किया काफी। फिर स्पेशल ऑप्स आया उनके साथ तीसरा, जिसमें एक सीन था जिसके लिए मुझे उन्होंने विदेश में बुलाया अच्छा और 5 दिन रखा, और बोलते हैं कि मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मेरे को ये सीन 1 घंटे में खत्म करना है, ये मैजिक लाइट है, इस मैजिक लाइट के 1 घंटे में मुझे सीन चाहिए, इसलिए मैंने आपको बुलाया। अब मैं जिद्दा में वहाँ रहा, अपना काम करता रहा, और वो दिन आया और हमने 45 मिनट में वो सीन खत्म कर दिया, वो हाईलाइट हो गया वो उस एपिसोड का, वो ठीक है। पर इस तरह से उनके साथ जुड़ा। बहुत सारे सर एक्टर हैं अभी भी जो स्टार्टिंग में जब आते हैं 1-2 सीरियल करते हैं फिर बोलते हैं कि अब नहीं, कुछ अच्छा काम मिल जाता है फिर अब नहीं, अब हमें नहीं करना। मतलब टेलीविजन कोई स्टेपिंग स्टोन नहीं है दोस्त। अभी ये अरे वो और ऐसा, जहां भी करना है आपको काम ही करना है, और उतनी शिद्दत से करना है। रादर इसलिए मैंने कहा ना कि वो हर एक्टर को डेली सूप करना चाहिए, क्योंकि उसके माइंड को जिस तरह से तेजी से दौड़ने और समझने की शक्ति को तेज करना है, वो आप ही के काम आएगा। आप बेशक बड़े काम करिए ना, लेकिन उस बेशक अगर आप बिगर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो इस बेसिक को भूलने की जरूरत नहीं है। जब आप नए आए थे तो अब आपको स्टेज पे खड़े रहने की तमीज नहीं थी, स्टेज आपको खड़े रहने की तमीज सिखाता है। जिसको 2 लाइनें याद नहीं होती थी उसको 50 पेज याद करने की तमीज सिखाता है। उसके बाद अब आप आते हैं डेली सोप पे जो काम चल रहा है, तो वो मानसिकता कि आप 50, जिसने 50 पेज याद कर लिया है उसके लिए 2 पेज याद करना आसान है, और ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही आपको शांत कर देता है। ग्रेजुएट होने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद किंडरगार्टन को गाली तो नहीं दे सकता ना। नहीं सर, इंडस्ट्री में एक टाइप कास्टिंग वर्ड होता है जिसमें जैसे कोई एक बाप का रोल कर रहा है तो फिर उसको बाप का ही रोल दे जाता है। जो लोग होते हैं, जो लोग करते हैं, जैसे आप हैं, बहुत सारे लोग हैं, इस चीज से कैसे निकलते हैं आप लोग? मतलब कभी ऐसा होता है कि यार मेरा मन नहीं कर रहा है ये वाला कैरेक्टर करने का, बहुत कर लिया है मैंने, हाँ अभी नहीं अभी ये बात, मुझे दूसरा चाहिए, हाँ पर वो मिल जाता है, फिर दूसरा भी मिल जाता मिल जाता है, क्योंकि वो एक सॉफ्ट बाप, एक प्यार करने वाला, अपने बच्चों को ध्यान देने वाला, ऐसा ऐसा बाप की एक इमेज फॉर एग्जांपल आपकी बनी है। जी। तो जब आप डिस्कस करते हैं अपने ही प्रोड्यूसर से या टेलीविजन में, तो वो उस बात को मानते हैं कि बेसिकली तो अच्छा एक्टर है यार, इसको ये देखे देखते। और ये मेरे साथ शशि सुमित प्रोडक्शन ने किया है। शशि सुमित प्रोडक्शन का इतना एहसान है कि उन्होंने लगातार 5
5 साल तक मुझे एम्प्लॉयमेंट दिया है, मैंने कहीं और कुछ काम ही नहीं किया जा रहा, मतलब टेलीविजन में। एक के बाद लास्ट डे मुझसे पूछा जाता कुछ लिया तो नहीं, हाँ मैंने कहा नहीं, चलो ये आ जाएगा। फिर उसमें ही अलग अलग शेड के रोल उन्होंने मुझे मुझे दिए, नेगेटिव कभी बना दिया, कभी कंजूस बना दिया, कभी मजाकिया बना दिया, वो कुछ कुछ करते होता गया मेरे साथ। और फिर साइमल्टेनियसली फिल्में भी चलती रहीं। फिर उसी के चलते मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कर लिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी जिंदगी में सरदार वल्लभ भाई पटेल करूंगा। बहुत ही मजेदार बातचीत हुई है। मन नहीं कर रहा है कि मैं अभी, हाँ नहीं, मन कर रहा है कि चलो और बातें करते हैं, पर अभी हमें अलविदा लेना पड़ेगा। और सर मैं चाहती हूँ कि आप जाते जाते टाइमली स्टेज विद अंजलि के साथ बातचीत करके कैसा लगा, प्लीज थोड़ा सा 2 शब्द बोल दीजिए। बहुत सुंदर अनुभव रहा। बहुत दिनों बाद मुझे अपने मन की बात कहने का मौका मिला। एज यू नो, हम लोग कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, वैसे बोलने का मौका कम मिलता है। तो बहुत अच्छे से बातचीत हुई, मन खोल के बात की है मैंने। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये जो डिस्कशन हुआ हमारे बीच, जो ये वार्तालाप हुआ, वो आप लोगों को पसंद आएगा। तो दिल खोल के इसको प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।